स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूँ आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 से रिलेटेड हम लोग क्लास कर रहे हैं। इस कड़ी में आप लोगों के सामने हर दिन मैथ, जनरल स्टडी और हिंदी का क्लासेज आता है। और अभी हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। अगले 4-5 दिन तक हम आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, उसके बाद हम लोग मेन सिलेबस पे आ जाएंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बच्चों आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। आप लोग को यह समझना है कि एग्जाम में किस तरह के प्रश्न आते हैं। जिसके बाद जैसे ही हम लोग मेन सिलेबस में आएँगे, आप लोगों को मैं उसी के हिसाब से पढ़ाना शुरू करूँगा। तो चलो बच्चों, हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। आज मैं बताने वाला हूँ 26 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 1 में हुए जीएस पोर्शन के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मेरा डिस्क्लेमेशन हमेशा रहता है कि आप लोग पेपर और पेन लेके बैठा कीजिए, जिससे कि क्वेश्चन के साथ-साथ आप लोग आंसर भी देते जाएँ और जैसे ही पूरा क्लास समाप्त हो जाए, उसके बाद आप लोग चेक करें कि आप लोग कितना सवाल का सही जवाब दे पा रहे हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला सवाल है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन है फ्रैंक, लोटी, टेंगे या शेकेल। और आपका जवाब होगा टेंगे। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कजाकिस्तान की मुद्रा को कजाकिस्तानी टेंगे कहा जाता है। ये 15 नवंबर 1993 को सोवियत रूबल के स्थान पे अपनाया गया। पहले सोवियत रूबल चलता था कजाकिस्तान में। 15 नवंबर से कजाकिस्तान टेंगे को मुद्रा के रूप में अपनाया गया और यह 100 छोटे भागों में विभाजित किया जाता है इसे, जिसे टीएन कहते हैं। इसका मतलब होगा कि एक टेंगे इक्वल टू 100 टीएन। एक टेंगे इक्वल टू 100 टीएन। समझने के लिए बच्चों समझ सकते हो कि रुपया पैसे की तरह, जैसे भारत में 1 रुपया इक्वल टू 100 पैसा होता है, उसी तरह कजाकिस्तान में एक टेंगे में 100 टीएन आता है। अगला सवाल है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? ऑप्शन है बोलीविया, ब्राजील, पेरू या चिली। उसका जवाब होगा इसमें ब्राजील। दक्षिण अफ्रीका में सबसे अधिक आबादी वाला देश ब्राजील है और विश्व में 7वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। बच्चों, जिस साल एग्जाम में क्वेश्चन आया था उस समय तक 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश था, लेकिन अभी के संदर्भ में ब्राजील 7वें स्थान में आता है, जहां तक पूरे विश्व का सवाल है। यहाँ की जनसंख्या 217 मिलियन है और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के बाद जो कंट्री है जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा, उसमें क्रमशः कोलंबिया, अर्जेंटीना, पेरू और वेनेजुएला का स्थान है। हाँ बच्चों, आगे क्लास बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह बता दूं कि जिन बच्चों को हमारे क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर सकता है और वहां से पीडीएफ स्टडी मटेरियल को स्कैन करके ले सकता है। और हमारे लिंक जो है वो अवेलेबल है। आप वहां पे जाके लिंक पे टेलीग्राम पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, वहां पे हमें ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब हमारा यूट्यूब पे यज्ञ विद्या चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। जो बच्चे आज पहली बार हमारे चैनल देख रहे हैं उन लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि सबसे पहले कोई वीडियो आपके सामने आ जाए। अगला सवाल है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल के उत्पादन में सबसे बड़ा है? ऑप्शन है सऊदी अरब, यमन, ईरान या इराक। और जवाब है आपका सऊदी अरब। कुछ बातों को देखते हैं। एशिया में सऊदी अरब पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह विश्व का सबसे कच्चा तेल उत्पादक देश है। सिर्फ एशिया ही नहीं, ये विश्व का भी सबसे ज्यादा कच्चा तेल उत्पादक देश है। अगर विश्व स्तर पे बात किया जाए तो 15% से ज्यादा तेल उत्पादन सिर्फ और सिर्फ सऊदी अरब में होता है पूरे विश्व का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल या पेट्रोलियम उत्पादक राज्य? ऑप्शन है ओडिशा, झारखंड, असम या मध्य प्रदेश। और आपका जवाब है असम। असम के डिगबोई को भारत में सबसे पुरानी रिफाइनरी होने का गौरव प्राप्त है। कच्चे तेल की खोज यहाँ पे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो गई थी और भारत में पहली रिफाइनरी 1901 की शुरुआत में शुरू हुई थी। डिगबोई देश का प्राचीनतम तेल कुआं है, जिससे अभी भी तेल निकाला जाता है। अगला सवाल है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बच्चों, 2018 में पूछा जाए कि वर्तमान में कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, इसका जवाब अभी मायने नहीं रखिएगा, क्योंकि अभी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष चेंज हो गए। मैं उसका भी नाम बताऊंगा, पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन है न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष, न्यायमूर्ति एच एल दत्तू या न्यायमूर्ति डी मुरुगेसन। इसका जवाब होगा न्यायमूर्ति एच एस दत्तू।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एच.एल. दत्तू वर्तमान का मतलब है बच्चों जिस साल एग्जाम आए तो उस समय के वर्तमान में है, भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्होंने 29 फरवरी 2016 को पदभार संभाला था और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 12 अक्टूबर 1993 को गठित एक स्वायत्त सार्वजनिक निकाय है। वर्तमान समय में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि यह एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। बच्चों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मकसद यही है कि आप लोग क्वेश्चन का ट्रेंड को समझ ले कि आप लोग की परीक्षा में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो जितनी भी नियुक्तियां होती है उसको ध्यान रखा करो। आप देखते होंगे कि जितना भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीएस का कराया उसमें वर्तमान में कौन अध्यक्ष है इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो उस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखो। अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वी रामा सुब्रमण्यम। इन्होंने दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना पद ग्रहण किया था। अगला सवाल है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित सर्व महिला स्पेशल वेपन्स और टैक्टिक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? 2018 में जो गठित हुआ था उसमें आपको पूछा गया कि संख्या विमेंस का कितना है और जवाब इसका है 36। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए भारत की पहली सर्व महिला विशेष हथियार और रणनीति टीम को शामिल किया। पूरे भारत और विदेशों के विशेषज्ञों से लगभग 15 महीने के कठोर प्रशिक्षण के बाद पूर्वोत्तर राज्यों से 36 महिला कमांडो को इस दल में शामिल किया गया। इनमें से 13 सदस्य असम से है जबकि बाकी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और मणिपुर से। बच्चों यहाँ पे जितनी महिला कमांडो है सब के सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं और इसमें कमांडो की संख्या 36 थी। ये मैं 2018 की बात बताऊंगा जिस समय उनको से सवाल पूछा गया था। अगला सवाल है, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल। बच्चों देखो एक तो ये जो सवाल पूछा गया है यहाँ पे भारत ने 2018 के मई में बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा नहीं जिसमें ये लिखा गया है कि 2 और 3 दोनों। इस तरह का अगर सवाल पूछा जाता है, इस तरह का एक तो सवाल आता नहीं है और इस तरह का सवाल अगर आता है तो हो सकता है कि आप लोग अगर 2 या 3 में से कुछ भी टिक करते हैं आप लोगों का आंसर सही माना जाएगा। यहाँ पे आंसर मैं 3 दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग के आयोग ये जो आंसर दिल्ली आंसर जो निकाला गया था उसमें आंसर म्यांमार को ही बताया गया था, इसलिए मैं म्यांमार को बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश भी हो सकता है क्योंकि मई 2018 में भारत ने दोनों देशों के साथ, बांग्लादेश और म्यांमार दोनों देशों के साथ समझौता किया है। अभी हम लोग म्यांमार को लेकर चलते हैं। मैंने आपको फैक्ट बता दिया कि बांग्लादेश भी उसमें है। 11 मई 2018 को भारत और म्यांमार ने सुषमा स्वराज की म्यांमार यात्रा के दौरान सीमा पार के मुद्दे पर समझौता किया। यह समझौता स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं, तीर्थ यात्रा और पर्यटन जैसे उद्देश्यों के लिए दोनों देशों के पासपोर्ट और वीजा के साथ भूमि सीमा पार करने की अनुमति देता है। यह अगस्त 2018 से लागू है। अगला सवाल है, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है गुलाम नबी आजाद, दिनेश त्रिवेदी, डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला, हुकुमदेव नारायण सिंह। और इसमें आपका जवाब है दिनेश त्रिवेदी। तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी को 1 अगस्त 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2016 के लिए उत्कृष्ट संसद सदस्य के सम्मान से सम्मानित किया गया था। ओडिशा के कटक से बीजू जनता दल के संसद सदस्य भृतहरि महताब को वर्ष 2017 के लिए उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन रिपीट का नहीं करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन 2016, 17, 18 से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को बस एक बार आप सरसरी निगाह से देख लो, इसको रिवाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला सवाल है, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का वर्तमान अध्यक्ष कौन था? उस समय के लिए पूछा जा रहा है वर्तमान अध्यक्ष कौन था। तो आपको ये बताना है कि अगस्त 2018 में कौन से वीक को लीड कर रहे थे। नाम है अजय त्यागी, जी महालिंगम, एस के मोहंती या यूके सिन्हा। इसमें आपका जवाब होगा अजय त्यागी। 2018 के हिसाब से बच्चों ध्यान रखना 2018 के हिसाब से सेबी के हेड अजय त्यागी थे। अजय त्यागी को यूके सिन्हा की जगह 10 जनवरी 2017 को अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1 मार्च 2017 को अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था।
अजय त्यागी हिमाचल प्रदेश से एक आईएएस अधिकारी है। वो पहले पूंजी बाजार संबंधित मामलों को देखते थे। उस समय अजय त्यागी था, जो आज के डेट में रिलेवेंट बिल्कुल नहीं है। आज की डेट में ये नहीं पूछा जाए कि 2018 में सेबी के अध्यक्ष कौन थे। अगर पूछा भी जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इस समय सेबी के अध्यक्ष कौन है। तो इस समय भी जान लो, अभी के डेट में 2026 फरवरी में आज के समय में सेबी के हेड का नाम है तुहिन कांता पांडे। क्या नाम है बच्चों? तुहिन कांता पांडे। ये अभी सेबी को लीड कर रहे सेबी के अध्यक्ष है तुहिन कांता पांडे। अगला सवाल है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा डैश का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तर दर्पण, बाइफोकल दर्पण या समतल दर्पण। तो इसका जवाब होगा अवतल दर्पण। इसके बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं। दंत चिकित्सक जांचने के लिए दांतों की बड़ी छवि को देखने हेतु अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के करीब रखा जाता है तो यह एक वस्तु की छवि को खड़ा और बड़ा दिखाता है। इससे दंत चिकित्सकों को दांत की वास्तविक स्थिति देखने में मदद मिलती है। आप लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पे फिगर के थ्रू आप लोगों को समझाया गया है, इसे ध्यान रखो। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाने और पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर है? ऑप्शन है 50, 20, 75 या 10। और आपका जवाब है इसमें 50। संयुक्त राष्ट्र ने मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि पीने, धोने, खाना पकाने और स्वच्छता के लिए प्रति व्यक्ति 50 लीटर प्रतिदिन की मात्रा निर्धारित की है। यह मात्रा लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर होती है। घर में जो बकेट होता है बच्चों, वो लगभग 20 लीटर का होता है। तो 50 लीटर ये संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा बताया गया कि इतना कम से कम एक व्यक्ति को जरूरत है 50 लीटर पानी का। अगला सवाल है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या अपघटन करने वाले। और जवाब आपका है अपघटन करने वाले। अपघटन, डिकम्पोजर्स, वे सूक्ष्म जीव है जो मृत पौधे और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण इसका बैक्टीरिया और कवक। ये पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में मदद करते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर के थ्रू और आसानी से समझ सकते हो। अगला सवाल है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एक कीपर, बारिश का पानी, तालाब या अंतर्जलीय। और आपका जवाब होगा एक कीपर। जमीन की सतह के नीचे चट्टानों की परतों के बीच जहां भूजल को एक कीपर कहा जाता है। यहाँ फिगर में देख सकते हो, इसे एक कीपर कहते हैं। यह जल वहन करने वाली परागम चट्टानों या असंपंडित पदार्थों जैसे बजरी या रेत की परत होती है। इसे पानी का कुआं द्वारा बाहर निकाला जाता है। फिगर आराम से देख लो। अगला सवाल है आपका, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सा बीमारी होता है? ऑप्शन है हैजा, आंत्रजोल जिसे कि टाइफाइड कहा जाता है, पेचिस या क्षय रोग। बच्चों, इसका जवाब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें 4 ऑप्शन दिया गया कि कौन सा वायरस के कारण होता है। और ये चारों रोग जो है बच्चों वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया के कारण होते हैं। तो इसमें सही जवाब आपको दिया ही नहीं गया था, इसलिए जब आपका आंसर आया था तो इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। मैं बता दूं कि इसमें से चारों चारों जो बीमारी है ये वायरस नहीं बल्कि बैक्टीरिया के कारण होता है। वायरस के कारण होता है मीजल्स, मीजल्स होता है वायरस के कारण, बाकी ये सिर्फ बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है आपको डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ, एक बार देख लो। क्षय रोग जिसे कि टीबी कहते हैं, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हैजा विब्रियो कोलो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पेचिस या आमतौर पर बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ से होती है। अगला सवाल है, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने में सक्षम बनाया जा सके। ऑप्शन है 2008-9, 2014-15, 2016-17 या 2003 और 4। और आपका जवाब होगा 2008-9।
अब इसके बारे में हम लोग बातें करते हैं। ग्रामीण आवास निधि की स्थापना 2008-9 में की गई थी। इसका संचालन राष्ट्रीय आवास बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसका लक्ष्य कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण आवास हेतु धन उपलब्ध कराना है। अगला सवाल है, फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया गया था? ऑप्शन है विद्युत चुंबकत्व, दूसरा है बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल कला, तीसरा है विद्युतीय प्रवाह प्रेरण, या चौथा है जेट इंजन। आपका जवाब होगा बच्चों जेट इंजन। फ्रैंक व्हिटल एक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स इंजीनियर अधिकारी थे। उन्होंने टर्बोजेट इंजन का आविष्कार किए थे। हंस वन ओहन, ये जर्मन के थे। हंस वन ओहन के साथ इन्होंने जेट इंजन युग के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। अगला सवाल है बच्चों, कश्मीर द वाजपेयी ईयर, ये किताब किसने लिखा है? ऑप्शन है संजय जैन, आर एन पी सिंह, ए एस दुलत, या वरुण यादव। और आपका जवाब होगा बच्चों ए एस दुलत। इस पुस्तक के लेखक ए एस दुलत, उनका पूरा नाम है अमरजीत सिंह दुलत और आदित्य सिन्हा है। ए एस दुलत रॉ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और जनवरी 2000 से प्रधानमंत्री कार्यालय में कश्मीर पर सलाहकार थे। यह पुस्तक कश्मीर मुद्दे और वाजपेयी सरकार की रणनीतियों पर प्रकाश डालती है। अगला सवाल है, केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की है? ऑप्शन है 18 अप्रैल 2017, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017, या 12 अप्रैल 2017। और जवाब आपका होगा 12 अप्रैल 2017। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय माल और सेवा कर सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम 2017 को 12 अप्रैल 2017 को अपनी सहमति दी। पूरे भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है और जीएसटी परिषद जो यह एक संवैधानिक निकाय है। आर्टिकल 279 ए 279 ए में इसका उल्लेख किया गया है जीएसटी काउंसिल का। यहाँ पे फिगर के माध्यम से आप ज्यादा अच्छा से समझ सकते हो। 12 अप्रैल 2017 को देखो प्रेसिडेंट ने इसे अधिनियमित किया और 1 जुलाई 2017 से ये लागू हो गया है। अगला सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर डैश को लागू किया गया। ऑप्शन है 2009, 2016, 2001, या 2005। और आपका जवाब होगा 2009। और इससे संबंधित कुछ बातें देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 27 अक्टूबर 2009 से लागू हुआ है। यह अधिनियम मूल आईटी एक्ट 2000 में संशोधन करता है। यह साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता और साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचा को और मजबूत करने की बात करता है। अगला सवाल है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है? ऑप्शन है अमेठी, जालौन, देवरिया, या कुशीनगर। और आपका जवाब होगा जालौन। उत्तर प्रदेश सरकार की ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत जालौन जिले को हस्तनिर्मित कागज के लिए चुना गया है। अन्य जिले जिसके लिए चुना गया वो भी देख लो। देवरिया को बच्चों चुना गया है सजावट के सामान के लिए, कुशीनगर को किले के रेशे के उत्पादन के लिए, अमेठी को मूंज उत्पादन के लिए चुना गया है, जबकि जालौन को चुना गया है जालौन को हस्तनिर्मित कागज के लिए चुना गया है। क्लास आगे जाने से पहले फिर से बता दूं कि जिस बच्चे को हमारी क्लास का पीडीएफ नोट डाउनलोड करना है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए और जो भी आपके कीमती सुझाव है वो हम तक जरूर पहुंचे। जो बच्चा आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है उससे निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबा दें जिससे सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। एशियाई खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? ऑप्शन है बुलंदशहर, अलीगढ़, मेरठ, या सहारनपुर। और आपका जवाब होगा मेरठ से। शार्दुल विहान उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के एक भारतीय निशानेबाज है। इन्होंने 2018 के एशियाई खेलों में पुरुषों के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। 2018 की बात है बच्चों, तो ये सवाल इस बार नहीं आएगा। देखो करेंट का सवाल रिपीट नहीं करता है। करेंट का सवाल दूसरे तरह से रिपीट कर सकता है। जैसे मान लो कि कोई अवार्ड है 2018 में किसी को दिया गया, हो सकता है इस बार 2026 में आपसे पूछा जाएगा इस साल किसे दिया गया, लेकिन 2018 के बारे में करेंट का चीज नहीं पूछा जाएगा। मैं देख रहा हूँ पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ तो एक दो सवाल काफी पहले का करेंट का पूछा जा रहा है।
वैसा सवालों का तैयारी नहीं होता है, या उस तरह का सवाल बिल्कुल नहीं पूछा जाना चाहिए। अगला सवाल है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को डैश से लखनऊ हस्तांतरित किया। कहां से लखनऊ हस्तांतरित किया? ऑप्शन है आगरा, देहरादून, इलाहाबाद या कानपुर। और आपका जवाब होगा बच्चों इलाहाबाद। ब्रिटिश युग के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को अवध और आगरा के संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। 1902 में आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में नामित किया गया। 1902 में इसका नाम आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के रूप में नामित हो गया। 1909-20 के दरमियान इलाहाबाद इसकी राजधानी बनी। 1921 में राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ हस्तांतरित कर दिया गया और तब से आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ पे ग्राफ के थ्रू आपको समझाया गया है, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी। गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में? ऑप्शन है देवरिया, गोरखपुर, बस्ती या गोंडा। और आपका जवाब होगा देवरिया। गौतम बुद्ध की मां महामाया देवदह के शासक परिवार से संबंधित थी। देवदह राज्य को अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रूप में पहचाना जाता है, जबकि उनके पिता राजा शुद्रोधन कपिलवस्तु, जो जिसे कि अब सिद्धार्थनगर कहा जाता है, वहां के शासक शासक थे। बुद्ध का जन्म बच्चों लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी आज के समय में वर्तमान के नेपाल में स्थित है। यहाँ पे आप लोग मैप पे और आसानी से इसे समझ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था, जो डैश में है, वो कहाँ पे स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बिठूर, झांसी, ललितपुर या उड़ई। और आपका जवाब होगा बिठूर में। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था। ब्रह्मवर्त आज के समय में बिठूर के नाम से जाना जाता है। बिठूर कानपुर में स्थित है। कानपुर जिले में बिठूर एक जगह है, वहां पे स्थित है। यहाँ माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया और यही पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। अगला सवाल है, 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने डैश नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। ऑप्शन है सरस्वती, बनारस अखबार, हंस या जागरण। और आपका जवाब होगा बनारस अखबार। 1845 में उत्तर प्रदेश के पहले हिंदी अखबार बनारस अखबार को काशी से शुरू किया गया था। इसके संपादक थे गोविंद रघुनाथ ठट्टे जी और राजा शिव प्रसाद इसके संरक्षक थे। इसमें स्थानीय समाचार और कानून पर संस्कृत पुस्तकों से अनुवाद प्रकाशित किया जाता था। यह हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी अखबार था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों, इस तरह का सवाल रिपीट किया जा सकता है। अगला सवाल है, जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। ऑप्शन है ठुमरी, गजल, कव्वाली या दादरा। आपका जवाब होगा ठुमरी। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने ठुमरी की पद्धति पर बड़ा ख्याल को विकसित किया था। ठुमरी ठुमरी अपनी धीमी गति और भावपूर्ण गायन के कारण शास्त्रीय बड़ा ख्याल जैसा लगता है। और एक और इसमें बात जान लो कि बड़ा ख्याल धीमी रफ्तार से गाया जाता है। यह कथक के पूरक के रूप में विकसित हुआ। अगला सवाल है, भेड़कुंड, जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? यह उत्तर प्रदेश के डैश में। ये क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन है इटावा, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद या बाराबंकी। और आपका जवाब होगा बच्चों फर्रुखाबाद। इसके बारे में कुछ डिटेल बात करते हैं। महाभारत काल से जुड़ा भेड़कुंड उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। यह वही स्थान है जहां अर्जुन ने द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद की राजधानी में आयोजित स्वयंवर में मछली की आंख को भेदकर निशाना बनाया था। अब यह एक प्रमुख पूजा स्थल और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताएं जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स मेटकॉर्फ, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड डलहौजी। और आपका जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक ये थे। वो भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। उनके टेन्योर में ही भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन बम्बई बम्बई के बोरी बंदर से लेकर थाने के बीच में चली थी। कुल 34 किलोमीटर की ये दूरी थी
और इंजन में 3 भाप इंजन लगे थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। अगला सवाल है, सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या उड़ीसा। और आपका जवाब होगा बिहार। 3 अगस्त 2017 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे कम पर कैपिटा इनकम बिहार की है, जो कि 31,380 है। उस समय में बिहार का था। और बच्चों, अभी भी आप देखोगे तो अभी भी बिहार का पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। अगला सवाल है, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है तबला, सितार, बांसुरी या शहनाई। और आपका जवाब होगा सितार। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। अरविंद पारिख एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय सितार वादक है। वो 6 दशकों से अधिक समय से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और अखिल भारतीय रेडियो पर एक नियमित कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें 2018 में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण प्रदान किया गया था। तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म भूषण। पहला और दूसरा क्या है बच्चों? पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा है बच्चों पद्म श्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जून 2018 में समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? देखो, जून 2018 में कितना अनाज का उत्पादन होना था, उसका अनुमानित मात्रा पूछा जा रहा है। अभी के समय में बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है, लेकिन आप मुझे सही जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब होगा 284.83 मिलियन टन। इसमें जो डेटा दिया गया उस समय के हिसाब से दिया गया है, इसलिए इसे एक बार बस आप देख लेना। अगला सवाल है, S&P BSE इंडेक्स या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित है, उस बास्केट में डैश स्टॉक है, मतलब उस बास्केट में कितने स्टॉक है ये बताना है। ऑप्शन है 20, 30, 40 या 50 और जवाब आपका होगा 30। S&P BSE सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स के रूप में जाना जाता है और ये यहाँ पे 30 अच्छी तरह से स्थापित और वित्तीय रूप से मजबूत कंपनियों का एक फ्री फ्लोट मार्केट वेटेड स्टॉक इंडेक्स है। यह 1 जनवरी 1986 से प्रकाशित है। इसे भारतीय शेयर बाजारों की नब्ज के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? ऑप्शन है पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता या सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। और आपका जवाब होगा दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। और इससे संबंधित कुछ बातें को देखते हैं। आर्टिकल 20, देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि आपके एग्जाम का जो ट्रेंड है, इसमें आर्टिकल से 2 या 3 सवाल हर साल पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम होता है 2 या 3 सवाल सिर्फ आर्टिकल से पूछा जाता है। इसका मतलब है मैं आपको पॉलिटी जब पढ़ाऊंगा तो 50 या 60 आर्टिकल का एक लिस्ट दे दूंगा। आपको बस उस 50-60 आर्टिकल को देखना है, 2 से 3 सवाल पक्का आपका सही हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम लोग बहुत ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं। देखो, लगातार इतने दिनों से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने का मकसद यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देख लो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप में से ईमानदारी से अगर पूछोगे तो आप में से 5 या 10% बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना देखते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए। मैं अभी लगभग 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ और भी 5-6 और बताऊंगा। मकसद यही है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है, कहाँ से सवाल आता है। बता दिए कि हर साल 2 या 3 सवाल आर्टिकल से पूछा जाता है, 2 या 3 सवाल आपको बुक्स है उसके ऑथर से पूछा जाता है। मतलब 12-15 सवाल तो ऐसे है कि बस 5 या 6 पेज अगर उसका नोट्स में दे दूं तो उससे आपका 12 से 15 सवाल बन जाएगा सिर्फ 5 या 6 पेज के नोट्स से। तो बिल्कुल तैयार हो, जब हमारा फुल क्लास होगा उसमें हर चीज आपको बताया जाएगा। अब आर्टिकल 20 को एक बार देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। आर्टिकल 20 पूर्वव्यापी कानून से संबंधित है। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय लागू कानून का उल्लंघन न किया गया। इसमें दोहरे खतरे की बात की गई है। एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं दिया जा सकता। ये आर्टिकल 2 में आर्टिकल 20 में लिखा गया है। दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण में ये बात कही गई है। और एक इसमें बात किया गया आत्म अभिशंसन का, अर्थात खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जा सकता। और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 20, ये
भारत के नागरिक के साथ विदेशी नागरिक को भी समान रूप से मिलता है। मौलिक अधिकार, पता होगा कि जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो सब भारतीय को तो मिलता ही है, लेकिन इसमें से कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि विदेशी नागरिकों को भी मिलता है। कौन से अधिकार है? लोगों में से अगर किसी बच्चे को आ रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये नहीं जिसे आ रहा है तो जब हम लोग मौलिक अधिकार का चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिटी में तब उस पर मैं डिटेल में बता दूंगा। अगला सवाल आपका है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए, देखो बच्चे अभी भी एक आर्टिकल पूछा गया था 20, अभी 21 ए पूछ लिया। आर्टिकल से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, 2 या 3 सवाल आर्टिकल से हमेशा आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 ए के तहत राज्यों को डैश से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10, और आपका जवाब होगा 6। इसमें क्या कहा गया है ये देख लो, 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और 2009 में राइट टू एजुकेशन पास किया जाता है, जिसके आधार पे 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो जाता है कि 6 से लेके 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये राज्य का कर्तव्य है और नागरिकों को मिलने वाला मूल अधिकार है। यह शिक्षा को हर बच्चे के मौलिक अधिकार बनाता है। बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार देना बहुत बड़ा कदम है देश को आगे ले जाने के लिए। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखो बच्चे जहां पे गलत ये नहीं लिखा रहता है उसे आप अंडरलाइन कर दिया करो, जिससे कि एग्जाम में जवाब देते समय आपको कंफ्यूजन नहीं। कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। दूसरा ऑप्शन है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है, राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का को भंग कर सकता है। चौथा ऑप्शन है, राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। आपका जवाब होगा राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद और राज्य विधान परिषद को भंग कर सकता है। विधान परिषद और विधानसभा के बारे में कुछ कुछ बातें कहा गया, उसको देख लो। विधान परिषद जो अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ये कथन गलत है। हाँ, गलत है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हुआ कि राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत है। क्योंकि विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा कि यहाँ पे विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, ये गलत स्टेटमेंट है। ये विधान परिषद और केंद्र में अगर राज्यसभा अगर देखा जाए तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद परमानेंट हाउस होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसका टेन्योर 6 साल का होता है। जबकि विधानसभा के बारे में अगर बात करें तो इसे गवर्नर के द्वारा डिजोल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू इलेक्शन। इलेक्शन इसमें इलेक्शन के द्वारा इसका चुनाव होता है। ये स्थगन जो है ये हमेशा स्पीकर के द्वारा लाया जाता है बच्चों, और शस्त्रास्त्रान जो है ये राज्यपाल के द्वारा लाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है, धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दूसरा है, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। तीसरा है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ये चौथा है, संपत्ति का अधिकार। इसको बताने की आर्टिकल 22 किससे संबंधित है? और आर्टिकल 22 कह रहा है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। इसके बारे में कुछ बात करते हैं। इसमें व्यक्ति को कारण जानने का अधिकार है, वकील से परामर्श का अधिकार है और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने के बारे में इसमें बताया गया है। अगला सवाल है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में जो आपातकाल हुआ था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, आर वेंकट रमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फखरुद्दीन अली अहमद। और आपका जवाब होगा फखरुद्दीन अली अहमद। जून 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी और ये 21 मार्च 1977 तक ये टेन्योर था। आपातकाल का समय 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 का समय था। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी
और राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली मोहम्मद। 352 जिसमें आंतरिक अशांति कहा गया, इस आधार पे आपातकाल लगाया गया था। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। अगला सवाल है, लेबनान की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए बेरूत, त्रिपोली, सीडोन या टायर। लेबनान की राजधानी बच्चों बेरूत है, और ये बेरूत सिर्फ राजधानी ही नहीं, लेबनान का सबसे बड़ा शहर है। इसके बारे में एक दो फैक्ट देख लो, ये भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में है। लगभग 5000 साल पुराना ये शहर है। लेबनान की मुद्रा क्या है? लेबनान की मुद्रा है लेबनानी पाउंड। मैं हमेशा अ, अगर कभी भी किसी देश की बात होती है तो मैं उस देश का मुद्रा और राजधानी जरूर बता देता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। बच्चों, ये हमारा आज का सेशन था, आज का क्लास था। उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको सही लगा होगा। आप लोग में से आप जो बच्चे अभी भी यज्ञ विद्या में नहीं है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। आप इस यज्ञ विद्या चैनल को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर को भी शेयर करें, क्योंकि इसमें जीएस की बातें बताई जाती है, इसमें करंट अफेयर्स की बात होती है, इसमें मैथ रीजनिंग की बात होती है, जो घर में जो आपके छोटे भाई बहन हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। हम लोग बहुत जल्दी बाकी एग्जाम के लिए भी क्लास लेके आने वाले हैं, बस आप लोग यज्ञ विद्या को देखते रहें। जिस बच्चे को फ्री में नोट्स चाहिए हमारी क्लास का, वो टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ और नोट डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग यज्ञ विद्या पे मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं, जो कि हमारे ऐप पे अवेलेबल होगा, इसलिए हमारे यज्ञ विद्या ऐप को डाउनलोड कीजिए, और हमारा वेबसाइट है www.yagvidya.com, वहाँ पे जाके मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी हम लोग समान रूप से आपके सामने हैं। जिस बच्चे को पर्सनली बात करना, वो दिए गए नंबर 8178333895 पे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी टीम आपके साथ बात करेगी, आपके प्रॉब्लम को दूर करेगी। आपने हमारा चैनल देखा, हमारे क्लास को अच्छे से सुना, समझा, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए चैनल में, नए वीडियो में। तब तक बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखें और देखते रहिए। बाय बाय।